हेलो स्टूडेंट्स। तो इस क्लास में हम कोलिजन थ्योरी के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसे आप हिंदी में टक्कर सिद्धांत या फिर साधारण संगत सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। कोलिजन थ्योरी बेसिकली क्या है? कोलिजन थ्योरी कहती है कि एक रिएक्टेंट मिक्सचर है, मान लो, ठीक है, जो रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब कहते हैं कि जब ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन होना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत सारी टक्करें होती है, ठीक है। जैसे कि रिएक्टेंट ए है, रिएक्टेंट बी है, ए का मॉलिक्यूल, बी का मॉलिक्यूल, इनके बीच में क्या होगा? कोलिजन होगा या टक्कर होगी। तो बहुत सारे मॉलिक्यूल एक रिएक्शन मिक्सचर में जब प्रेजेंट है तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्करें होती है, कोलिजन होता है, और अल्टीमेटली वो कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन करता है। पर कोलिजन थ्योरी कहती है कि सारे के सारे कोलिजन जो है, सारे के सारे कोलिजन जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। ओनली फ्यू कोलिजन्स जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, राइट। अब ये जो कुछ कोलिजन्स है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, ये कैसे कोलिजन है? कौन से कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेंगे और कौन से कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेंगे? तो कहते हैं कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, अगर वो सफिशिएंट वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और उनके बीच में टक्कर होती है, ठीक है, उनकी जिस वेलोसिटी से वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, जिस एनर्जी के साथ वो एक दूसरे की तरफ आते हैं, और सफिशिएंट एनर्जी के साथ अगर उनके बीच में टक्कर हो रही है तो वही जो है वो कोलिजन प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये सफिशिएंट एनर्जी कितनी होनी चाहिए? तो जो भी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है कोलिजन के लिए जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर सके, उसे हम कहते हैं दहली ऊर्जा। उसे हम क्या कहते हैं? दहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी इंग्लिश में कहे तो। ओके, देखो क्या होगा। एक रिएक्टेंट है, मान लो, रिएक्टेंट जो है वो सफिशिएंट एनर्जी गेन करके एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। यहां पे हमने एक रिएक्टेंट लिया A2 और ये लिया B2, ठीक है। A2 के पास भी सफिशिएंट एनर्जी है, B2 के पास भी सफिशिएंट एनर्जी गेन करते हैं। ये मान लो अगर नहीं है इनके पास तो टक्कर होती है, और वो टक्कर से फाइनली हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है। ओके, ये सफिशिएंट एनर्जी कितनी है? ये सफिशिएंट एनर्जी होनी चाहिए कि ये इस यहां पे ये जो एनर्जी बैरियर है, एनर्जी बैरियर है, इसको क्रॉस कर ले। इतनी एनर्जी A2 और B2 के पास होनी चाहिए कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर ले, ठीक है। अगर इतनी एनर्जी के साथ वो एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं और उनके बीच में टक्कर हो रही है, तो वो टक्करें फाइनली जो है वो प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगी, ठीक है। यहाँ पे इनके बीच में कॉम्प्लेक्स भी बनेगा, इस तरह से टक्कर होकर कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो ये जो है इतनी एनर्जी होने पर ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर देगी। ये जो ये एनर्जी है इसे ही आप क्या कहते हैं? इसे ही आप जो दहली ऊर्जा या फिर थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं। यही एनर्जी आपकी थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहलाती है, थ्रेशहोल्ड या फिर दहली ऊर्जा कहलाती है, ठीक है। अगर मॉलिक्यूल्स के पास, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर सके, या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो इतनी एनर्जी नहीं है, थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर एनर्जी नहीं है, तो इस रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को बाहर से ऊर्जा दी जाती है। और ये जो बाहर से जो एक्स्ट्रा ऊर्जा दी जा रही है, एक्स्ट्रा एनर्जी दी जा रही है, वो किसके बराबर होगी? वो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी। किसके बराबर? एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर होगी, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है दहली ऊर्जा और एक्टिवेशन एनर्जी में? कि वह मिनिमम ऊर्जा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास वह मिनिमम ऊर्जा जिसके साथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलिजन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर ले, वो तो क्या कहलाती है? दहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ठीक है। और दूसरा शब्दों में कहे
एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो वह एनर्जी जो बाहर से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को दी जाती है ताकि वो दहली ऊर्जा के बराबर ऊर्जा प्राप्त करके इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करे, तो वो कहलाती है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में। तो ये जो है सिंपली आपका क्या कहलाता है, कोलिजन थ्योरी। अब इस कोलिजन थ्योरी में ये तो हो गई नॉर्मली आपके एनर्जी की बात की कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और उस एनर्जी को आप क्या कहते हैं, उस एनर्जी को हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से दी गई है थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर लाने के लिए उसे हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे इसी कोलिजन थ्योरी में ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर मतलब यहाँ पे ये है कि जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है आपके, ठीक है, उनका अभिविन्यास या ओरिएंटेशन भी प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है, क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल्स ही इफेक्टिव कोलिजन करेंगे। प्रॉपर ओरिएंटेशन वाले मॉलिक्यूल ही इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, और जो कोलिजन इफेक्टिव होंगे वही प्रोडक्ट फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। क्लियर? ठीक है, अब इफेक्टिव कोलिजन किसे कहते हैं, कौन से कोलिजन इफेक्टिव होंगे? तो इफेक्टिव कोलिजन वो कोलिजन होंगे जिसमें ओरिएंटेशन प्रॉपर है, लाइक दिस। ये मान लो एक रिएक्टेंट है आपका, सही से बना लेना इसको राउंड में, ये है आपका रिएक्टेंट A2 और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं B2 के साथ। ठीक है, तो अगर मॉलिक्यूल का ओरिएंटेशन इस तरह का है तब तो उनमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि उनमें जो कोलिजन होगा फिर वो इफेक्टिव होगा, लाइक ऐसे एक दूसरे की तरफ ये बढ़ रहे हैं और इनके बीच में इस तरह से कोलिजन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऐसे कोलिजन हो रहा है, आप ये कहें ये AA और ये BB, फाइनली ये कोलाइड हो गए यहां पे। ठीक है, अब अल्टीमेटली होगा क्या, ये कोलाइड होके प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर दिए, AB बना दिया यहां पे, और दूसरा जो मॉलिक्यूल बना वो बना AB। तो इसमें तो आसानी से हो गया क्योंकि कोलिजन यहाँ पे प्रॉपर हो रहा है, टक्कर यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रॉपर हो रही है। पर अगर आपके मॉलिक्यूल्स का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, लाइक ये मॉलिक्यूल A2 इस प्रकार से है और B2 इस प्रकार से है, ठीक है, तो अब इनके बीच में जब टक्कर होगी तो वो इफेक्टिव नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये टक्कर कैसी होगी, ये टक्कर इस तरह से होगी AA और ये BB। ठीक है, अब क्या ये टक्कर पॉसिबल है, इस तरह का प्रोडक्ट बनना यहाँ पे पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि क्यों, इसका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इसलिए जो है वो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो जो टक्करें इफेक्टिव होगी वही अल्टीमेटली प्रोडक्ट फॉर्मेशन करेगी, बाकी टक्करें जो है प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं करेगी। ये सिंपल सी आपकी कोलिजन थ्योरी है। ठीक है, अब जो है इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो उसे आगे समझते हैं, क्योंकि इसको यूज करके, इस कोलिजन थ्योरी को यूज करके फाइनली आपको जो है यहाँ पे वो रेट कांस्टेंट K की वैल्यू भी निकालनी है। ओके, तो ये तो हो गई नॉर्मल सिंपल सी आपकी कोलिजन थ्योरी। अब इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि हमने कहा इफेक्टिव कोलिजन ही पार्टिसिपेट करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मेशन में, तो पहले तो आपको इफेक्टिव कोलिजन निकालने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आप कैसे निकाल सकते हो, मैथमेटिकली आप इसे कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं टोटल कोलिजन को, जितने भी टाइप के कोलिजन हो रहे हैं, ठीक है, कि टोटल कोलिजन कितने हुए हैं एक रिएक्शन मिक्सचर में, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में कितने टोटल कोलिजन हुए हैं, उसको मल्टीप्लाई कर दो आप फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, fraction of collision that have sufficient energy,
that have sufficient energy, ठीक है। और sufficient energy कितनी होगी, वो होगी greater than या फिर equal to EA एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर। ये सफिशिएंट एनर्जी हमने देखा है कि इतनी एनर्जी तो होनी ही चाहिए एक प्रॉपर कोलिजन होने के लिए, ठीक है। और उसको फिर आगे मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन दैट हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन, प्रॉपर ओरिएंटेशन, राइट, जो कि लगभग P से आप रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन आप कैसे निकाल सकते हैं, एक तो पर सेंटीमीटर क्यूब में, सॉरी सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में होने वाले टोटल कोलिजन को मल्टीप्लाई कर देंगे उन कोलिजन्स के साथ जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी है जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू ई होगी, और उसको भी आगे मल्टीप्लाई कर देंगे उन कोलिजन्स के साथ जिनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होगा। तो इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करने पर आपको जो है यहाँ पे मिल जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन। पर इससे पहले आपको टोटल कोलिजन पता होना चाहिए कि टोटल कोलिजन कैसे निकालेंगे, तब तो आप इसको यूज कर पाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल कोलिजन निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला है, एक इक्वेशन है नॉर्मल सी। नंबर ऑफ टोटल कोलिजन कैसे पता कर सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल कोलिजन पता करने के लिए आपको सिंपली करना क्या होगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई करना होगा एनर्जी फैक्टर के साथ, एनर्जी फैक्टर यही वाला जो अभी हमने पढ़ा था, ठीक है, एनर्जी फैक्टर, और उसको फिर आगे मल्टीप्लाई करना होता है आपको ओरिएंटेशन फैक्टर के साथ, ओरिएंटेशन फैक्टर के साथ, ठीक है। इन्हें सबको आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको टोटल कोलिजन्स जो है यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, एक एक करके कोलिजन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी फैक्टर और ओरिएंटेशन फैक्टर को चेक करना है कि कैसे कैसे आप निकालते हैं और क्या वैल्यू आप यहाँ पे पुट करेंगे। पर उससे पहले हम देखते हैं कि इस तरह की रिएक्शन में जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है। तो नॉर्मली यहाँ पे जो अभी हम पढ़ रहे हैं कोलिजन, जो एक रिएक्शन मिक्सचर लिया है आपने जिसमें आप प्रॉपर एनर्जी युक्त कोलिजन देख रहे हैं, जिनमें आप प्रॉपर मॉलिक्यूल के ओरिएंटेशन देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह के रिएक्शन मिक्सचर में जो रेट होगी वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो भी देख लेते हैं। वो डिपेंड करती है रेट आपकी नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। उसके बाद वो डिपेंड करती है कोलिजन एरिया पे, ठीक है, कोलिजन एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, कोलिजन एरिया के। उसके बाद जो है वो प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के, प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के, ठीक है। तो इन फैक्टर्स पर जो है हमारी रिएक्शन की रेट निर्भर करती है जो भी हम पढ़ रहे हैं, ओके। अब देखते हैं कि ये टोटल कोलिजन निकालने के लिए जो जो भी फैक्टर्स हमें चाहिए उसको एक एक करके हम देख लेते हैं कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। ये रहा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आपको चाहिए कोलिजन एरिया। कोलिजन एरिया के बाद उसे मल्टीप्लाई कर दो उसकी एवरेज वेलोसिटी से, एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और उसे आगे मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, राइट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से, क्लियर। इतना मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि हम यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकाल लेंगे कि कितनी होती है टोटल कोलिजन चेक करने के लिए, ओके। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी में बेसिकली आप जो ये सारा कुछ लिख रहे हैं, कोलिजन एरिया, एवरेज वेलोसिटी, ये नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे हम जो निकालने कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होने वाले कोलिजन्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो होता क्या है यहाँ पे, ये दोनों
क्या करना है कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए, ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर जब हो रही है, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में टक्कर हो रही है, तब टक्कर के दौरान ये जो बीच का एरिया है ये कितना है, ये क्या कहलाएगा आपका कोलिजन एरिया कहलाएगा, ये एरिया, ठीक है, ये कितना है, दो मॉलिक्यूल आपस में किस वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं वो वैल्यू भी लिखेंगे यहाँ पे। और आपके जो रिएक्टेंट मिक्सचर ले रखा है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कितने हैं वो भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इन सब को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको क्या मिलेगी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। क्लियर है इतना, ठीक है, ओके। अब देखते हैं कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसे आप Z के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए कोलिजन एरिया जो आप लिखेंगे वो लिखेंगे सिग्मा ए पाई सिग्मा ए सिग्मा बी बाय 2 का स्क्वायर। एक जो सर्कल होता है उसके लिए जब आप एरिया निकालते हैं उसका तो पाई आर स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया रेडियस आर, ओके। पर अगर डायमीटर दे रखा हो, एक मॉलिक्यूल लिया आपने, उसका डायमीटर दे रखा है मान लो सिग्मा ए, एक मॉलिक्यूल लिया ए, उसका डायमीटर दे रखा है सिग्मा ए, एक मॉलिक्यूल लिया बी, उसका डायमीटर दे रखा है आपको सिग्मा बी। तो यहाँ पे इनका रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या होगा सिग्मा ए, सॉरी हाफ ऑफ सिग्मा ए, और यहाँ पे इसका रेडियस होगा हाफ ऑफ सिग्मा बी, ठीक है। तो इन दोनों को मिला करके जब ये इनके बीच में कोलिजन हुआ, ठीक है, यहाँ पे एक बार मैं लिखती हूँ, इन दोनों के बीच में जब कोलिजन हुआ तो इसका रेडियस प्लस इसका रेडियस, ठीक है, तो पाई सिग्मा ए बाय 2 का स्क्वायर और ये प्लस पाई सिग्मा बी बाय 2 का स्क्वायर, ओके। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि मैं यहाँ पे लिख लूँ यहाँ पे सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाय 2 का स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने लिख लिया है ये कि सिग्मा ए और सिग्मा बी बाय 2 का स्क्वायर, और ये जो है कोलिजन के टाइम पे उसका कोलिजन एरिया है, ओके। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, कोलिजन एरिया लिख लिया, नेक्स्ट देखते हैं अभी एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जब आप गैसेस स्टेट पढ़ेंगे तब मैं वहां पे पढ़ाऊंगी आपको। एवरेज वेलोसिटी का फिलहाल डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, यहाँ पे आप 8RT बाय पाई m, ठीक है। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मान लो कि A रिएक्टेंट के Na थे और B रिएक्टेंट के Nb थे, ओके। तो ये है सिंपल सा फॉर्मूला। आगे इसे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल लिए गए हो तो उस केस में आप मास की जगह यहाँ पे रिड्यूस मास ले सकते हैं, ठीक है, और आर की जगह यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट ले सकते हैं। आर तो गैस कांस्टेंट था, यहाँ पे आप बोल्ट्जमान कांस्टेंट ले सकते हैं। तो इस तरह से भी आप जो है यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी को लिख सकते हैं। क्लियर, राइट। अब ये है जेड, और शॉर्ट फॉर्म में लिखे तो ये पूरा जो आपका सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी है, सिग्मा ए प्लस सिग्मा बी बाय 2 का स्क्वायर है, इसे आप एवरेज की फॉर्म में लिख सकते हैं सिग्मा एवरेज का स्क्वायर, राइट। और ये अगेन वापस से पहले लिख लो यहाँ पे पूरा इक्वेशन, पाई सॉरी 8 पाई सॉरी 8 kT बाय पाई में, राइट। और ये सिग्मा ए सॉरी Na Nb, फाइन। आगे ये तो हो गया नॉर्मल सा कोलिजन। अब हम केस देखते हैं कि इफ बोथ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर सेम, तब कोलिजन जो है आपका, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है आपका रिड्यूस हो जाती है। वो कितनी होती है, देखो, व्हेन same kind of reactant molecules are considered, then same kind of reactant molecules are considered, reactant molecules are considered then number of collision reduced to half of its total collision, right? The number of collision reduced to half of its
टोटल कोलिजन, ओके, टोटल कोलिजन का हाफ रह जाता है। क्या कहने का मतलब क्या है यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जब सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल लिए जाते हैं, यानी कि सिर्फ रिएक्टेंट ए ले रखा है या सिर्फ रिएक्टेंट बी ले रखा, वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस टाइम पे Na किसके बराबर हो जाए, मान लो हम मान ले एक बार के लिए कि Na अगर Nb के बराबर हो जाए, Na अगर Nb के बराबर हो जाए, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है, तो ये इन दोनों का बराबर रख लो N के, ओके। अब यहाँ पे मास क्या है, M1 और M2 है, तो फाइनली इनका मास भी सेम हो जाएगा, M के बराबर ही हो जाएगा, और इनका जो डायमीटर था वो भी लगभग सेम ही हो जाएगा, सिग्मा के बराबर, ठीक है। उस केस में जो आपने ये फ्रीक्वेंसी ले रखी है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, वो भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अब तो जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सेम हो गए हैं तो यहाँ पे कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपनी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी की आधी ही रह जाएगी, है ना। सेम मॉलिक्यूल आपस में टक्कर कर रहे हैं तो उसे कंसिडर करेंगे हम हाफ यहाँ पे। तो ये देखो स्टार्टिंग में इसे मैं Ma और Mb लिख लूं, अगर जब डिफरेंट थे तब ये इस तरह से था, ओके। अब सेम हो गए, M ही है, M इंटू M बाय M प्लस M, तो ये हो जाएगा अपना 2M, ओके। तो एक M से एक M कैंसिल, ये वैसे भी हाफ हो गया। मास भी हम यहाँ पे रिड्यूस मास भी हाफ कंसिडर कर रहे हैं, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी वैसे हमने कहा कि अगर सेम मॉलिक्यूल है तो हाफ कंसिडर करेंगे, ठीक है, हाफ। और सिग्मा एवरेज अब रहा नहीं, है ना, अब क्या है, ये सिग्मा स्क्वायर ही होगा डायरेक्ट, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर, और ये क्या था अपना 8 kT बाय पाई। अब क्या होगा, m बाय 2 लिखेंगे, m बाय 2 लिखे तो ये 2 जो है आपका ऊपर निकल जाएगा, ओके। और ये लास्ट में क्या रहा, NaNb था, जो अब n स्क्वायर लिखा जाएगा, ओके। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको रूट पाई से ही इसे मल्टीप्लाई करना है और रूट पाई से ही इसे डिवाइड करना है, ओके। तो जब आप ऐसा करते हैं तो रूट पाई ये वाला और रूट पाई ये वाला दोनों क्या होगा, दोनों रूट पाई इंटू रूट पाई क्या किसके बराबर होता है, पाई के बराबर होता है। तो ये पाई क्या होगा, बाहर निकल आएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 पाई बाय पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू, और ऑलरेडी ऊपर पाई है तो हमने लिखा यहाँ पे, अच्छा इसको मल्टीप्लाई कर दो इसके साथ, तो ये हो गया आपका 16, और ये हो गया अंदर पाई, क्योंकि ये बाहर पाई था, रूट में था, और ये भी रूट में, अंदर ले लिया इसको हमने 16 पाई kT बाय, इसे थोड़ा सा नीचे ले आओ, 1 सेकेंड, मल्टीप्लाइड 16 पाई kT बाय ये हो गया हमारा m, ओके। ये पाई से पाई तो कैंसिल आउट हो गया। अब 16 रूट है, अगर रूट 16 किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है, और बाहर हमें पता है कि ये क्या दे रखा है, यहाँ पे 2 दे रखा है, ठीक है। तो बाहर ये जब बाहर जाएगा 16 पाई बाहर जाके 4 होगा, और ये बाहर 2 है, तो ये कैंसिल आउट होके कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे इसे हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 2 सिग्मा स्क्वायर, ये तो 2 से 4 सॉरी हाँ 2 से 4 कैंसिल कर दिया था हमने, ये बाहर बचा हमारा सिग्मा स्क्वायर, और पीछे क्या बचा है इधर, पाई kT बाय m, और ये बचा आपका n स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पे क्या मिल जाती है, फाइनली ये मिल गई हमें फ्रीक्वेंसी, ओके, ये मिल गई फ्रीक्वेंसी, राइट। इसे हम कोष्टक में ले लेते हैं, ये आपकी है फ्रीक्वेंसी, ओके। क्या, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। यहां से आप कह सकते हैं कि जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट
टी के, किसके? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है रूट टी के। क्लियर है ना? ओके, चलो ये हो गई बात। नेक्स्ट जो है एनर्जी फैक्टर। अभी तो हमने सिर्फ एक फैक्टर पढ़ा है इस क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम एनर्जी फैक्टर की बात करेंगे और फिर उसके बाद ओरिएंटेशन फैक्टर की बात करके रेट कांस्टेंट जो है वो देखेंगे कि कोलिजन थ्योरी को यूज करते हुए आप रेट कांस्टेंट कैसे निकाल सकते हैं। ओके, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है वो पूछ लेना। ओके, चलो, थैंक यू।